हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 8 हेरिडिटी की। और हेरिडिटी के सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझेंगे ताकि आपको जो है पेपर्स में कोई क्वेश्चंस में सॉल्व करने में परेशानी ना हो। इस पूरी हेरिडिटी के चैप्टर में बहुत सारी लाइंस ऐसे तरीके से लिखी गई हैं तो आपको परेशानी होती है, आप समझ नहीं पाते हैं, उन क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो हेरिडिटी क्या होती है उससे पहले कुछ एक बेसिक फैक्ट्स हैं, उनको समझ लीजिए। एक टर्म है फिनोटाइप, इसको समझिए क्या है। एक टर्म है ट्रेट, इसको समझिए क्या होता है। इसके बाद टर्म होता है जीनोटाइप, इसको समझिए क्या होता है। इसका टर्म होता है एलील या एलीलोमार्फ, इसको समझना है हमें। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। और उसके बाद समझना है वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, और उसके बाद समझना है एवोल्यूशन। और इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे मेंडल्स लॉ की। मेंडल्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको समझना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज करेक्टर। व्हाट इज करेक्टर इम्पॉर्टेंट है ये कि करेक्टर मीन्स, जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाई है, आप लोग बताइए क्या है। सब लोग पहचान रहे होंगे क्या चीज़ बनी हुई है। ये कैट है। ऐसे ही आप अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये एलिफेंट है। तो ये एलिफेंट या करेक्ट जो कैट है, इसको आपने कैसे पहचाना। आपने इसको फीचर्स के या करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर पहचाना है कि ये इसकी 4 पैर होते हैं, इसकी सूंड होती है या इसकी आइज होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज करेक्टर्स। जो आप हेरिडिटी पढ़ेंगे, इन्हीं करेक्टर्स को हम कहते हैं ट्रेट्स। ट्रेट और करेक्टर इक्वल चीज होती है। अब ट्रेट मीन्स होता है द करेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेट। तो अब ये समझना है कि व्हाट इज ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट तो ट्रेट इज ए करेक्टरिस्टिक विच वी कैन से, वी कैन सीन और वी कैन डिस्क्राइब इट इनटू वर्ड्स। ठीक। एंड दीज traits are present in each individual of species. Each individual of species contain these traits. These traits, these traits are controlled by DNA। अब ये एक नया वर्ड है कि सबसे पहले समझना है ट्रेट क्या है। तो ट्रेट हो गया। फिर ये समझना है कि ट्रेट ट्रांसफर कैसे होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ट्रेट का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट जो होता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। एंड व्हाट इज हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द science which deals या in which we study trait and their transfer process, means inheritance. Inheritance means the correct study of character and their inheritance is called as heredity, also called as genetics. And who is the father of genetics? Father of genetics आपके हैं ग्रेगर जॉन मेंडल।
ये है इंट्रोडक्शन। अब ये ट्रेट्स कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, क्यों ट्रांसफ़र होते हैं, ये सारी चीज़ समझनी है, सारे फैक्टर्स को समझना है। तो इसमें सबसे पहले हेरिडिटी में एक पैरा दिया गया है, उस पैरा की आपको मीनिंग समझा दें, इस पैरा में क्या दिया गया है। फर्स्ट पैरा जो इंट्रोडक्शन का है, कुछ इंट्रोडक्शन के पैरा में एक बात लिखी हुई है। अगर आपने रिप्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो रिप्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा हिंट के लिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल्स बनते हैं, और ये प्रोसेस जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। एसेक्सुअल के केस में सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है, और जो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसमें क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है, ये करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए यानी रिप्रोडक्शन का जो बेस है वो है डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग होती है तो डीएनए की एक कॉपी दूसरी सेल में चली जाती है, ऐसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, तो डीएनए कॉपिंग। एंड आफ्टर दैट डीएनए कॉपिंग एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से इसमें एरर के चांसेस होते हैं, एरर के चांसेस होते हैं। और इस डीएनए डुप्लीकेशन या कॉपिंग में जो एरर होते हैं उसकी वजह से डीएनए चेंज हो जाता है, डीएनए चेंज हो जाता है। और हमने कहा कि डीएनए ही करेक्टर को कैरी करता है, क्योंकि डीएनए इज द मटेरियल विच कैरी द करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो डीएनए इफ चेंज, सो करेक्टर बिकम चेंज्ड। करेक्टर चेंज हो जाएगा तो चेंज करेक्टर को हम कहते हैं वेरिएशन। सपोज करिए कोई बैक्टीरिया है जिसका डीएनए इस तरीके से है, और जब ये डिवाइड हुआ तो इसमें कुछ चेंजेस हो गए। चेंजेस इस तरीके से हुए, चेंजेस इस तरीके से हुए कि ये नया बैक्टीरिया जो है, नया बैक्टीरिया जो है नए बैक्टीरिया में टेम्परेचर टेम्परेचर में रहने की कैपेसिटी आ गई, जबकि ये नॉर्मल बैक्टीरिया है जिसमें टेम्परेचर झेलने की क्षमता नहीं है। तो ज़्यादा हीट वाले टेम्परेचर पर जो वेरिएशन कॉज हुआ है, जिस बैक्टीरिया में वेरिएशन आया है, जैसे ये वेरिएशन आया है इस बैक्टीरिया में, तो इसकी वजह से जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया ए है और ये बैक्टीरिया बी है, तो केवल बी बैक्टीरिया ही सर्वाइव कर पाएगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन, दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन, क्योंकि इसका डीएनए चेंज हुआ है, डीएनए चेंज हुआ है। और क्यों हुआ है? एट द टाइम ऑफ कॉपिंग। और ये कॉपिंग के टाइम इसलिए हुआ क्योंकि ये डीएनए कॉपिंग बायोकेमिकल प्रोसेस है और उसमें एरर होने के चांसेस है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, यहाँ पर ये एक मेल है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल होता है, तो ये फीमेल है, सपोज करिए ये फीमेल है, ये दोनों मेल और फीमेल के निशान है। तो अब इसका मान लीजिए हर जो होगा इसमें हर करेक्टर के दो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। सपोज करिए इसमें ये है और दूसरे वाले में ये है, ठीक है। तो जब ये पेयर में होंगे, जब ये नई जनरेशन में जाएंगे, ये नई जनरेशन में जाएंगे, तो इसमें एक वेरिएंट होगा फादर की साइड का और एक वेरिएंट होगा मदर की साइड का, यानी कि एक डीएनए होगा इस तरीके का और दूसरा डीएनए होगा ये, ठीक है। तो आप समझ लीजिए किसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं,
चूंकि इसमें केवल एक सेट आएगा, इसमें केवल हाफ ऑफ द डीएनए यानी हाफ ऑफ द डीएनए ही आता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं और आधे क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से और आधे आते हैं फादर से, है ना। तो इस तरीके से इस पर दो वेरिएंट आ गए, एक फादर की साइड का और एक मदर की साइड का। ये एक इंडिविजुअल है जिसमें आधा वेरिएंट आपका फादर की साइड का, आधा मदर की साइड का। तो हमें बताइए वेरिएशन के चांसेस किस में ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स वेरिएशन के चांसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा है। इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ये फैक्ट कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए के वेरिएशन होने के चांसेस गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे भी होंगे और इस जगह रैंडम यूनियन की वजह से भी होंगे। यानी दो जगह होगा, एक तो गैमेट्स जब बनेंगे, जब गैमेट्स बनेंगे तो उस टाइम पे अलग अलग वेरिएंट तैयार होंगे और फिर रैंडम यूनियन होगी। किसकी? रैंडम यूनियन होगी गैमेट्स की। तो कोई गैमेट किसी से भी फ्यूज हो सकता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम आपको मेंडल्स लॉ पढ़ाएंगे। तो आपसे इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन वहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है कि अगर एक शुगर केन का फील्ड है और एक आप कोई एनिमल या प्लांट देख रहे हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें किस में ज़्यादा वेरिएशन होगा। तो शुगर केन फील्ड में हम लोग जानते हैं कि ये कटिंग से लगते हैं। कटिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसकी वजह से इसमें लेस वेरिएशन होंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल या प्लांट हैं उनमें मोर वेरिएशन होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद आपको एक डायग्राम दिया गया है इसमें, जिसमें इस तरीके से समझाया गया है कि मान लीजिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला कोई इंडिविजुअल है, जिसमें देखिए आप ये ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पर फिर ये चेंज हो गया, यहाँ पर ये चेंज हुआ, यानी कि अगली जनरेशन में ये दोनों चेंज हुए। जब ये जनरेशन आगे कंटिन्यू करेगा तो ये वेरिएशन आगे तक कंटिन्यू रहेगा और ये वेरिएशन ये आगे कंटिन्यू करेगा जनरेशन, तो इसमें ये वेरिएशन आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये वेरिएशन आगे कंटिन्यू रहा, साथ ही साथ और नए वेरिएशन भी तैयार हो रहे हैं। जैसे ये नया वेरिएशन इसमें आया, इसमें नया वेरिएशन ये आया, है ना। तो ये चीज आपकी शो कर रही है एक वेरिएशन को। अब व्हाट इज द रोल ऑफ वेरिएशन। अब हमें रोल ऑफ वेरिएशन को समझना है कि रोल ऑफ वेरिएशन क्या है और क्यों है। तो क्यों है, वाई, ये तो हमने बता दिया वेरिएशन क्यों हो रहा है। अब वेरिएशन होने से इफेक्ट क्या आ रहा है, वेरिएशन कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो वेरिएशन के दो इफेक्ट आ रहे हैं, वेरिएशन से दो इफेक्ट आ रहे हैं। एक तो ये एडेप्टेशन कर रहा है, एडेप्टेशन में हेल्प कर रहा है। अब ये नया वर्ड है आपके लिए, एडेप्टेशन। और दूसरा ये एवोल्यूशन में करेगा। दोनों ही नए वर्ड हैं, दोनों वर्ड को समझ लीजिए। एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल की या एनिमल की या प्लांट की किसी की लाइफ को वेल सूटेड करने के लिए अगर उसके अंदर कोई चेंजेज आ जाता है, यानी उस जगह पर सरवाइव करने के लिए कोई चेंजेज आ जाता है वेरिएशन की वजह से, तो ये उसको एडेप्टेशन में हेल्प करता है। जैसे सपोज करिए हमने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया में ऐसे चेंजेस हो गए जिसकी वजह से वो टेम्परेचर में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया आपके हॉट स्प्रिंग यानी कि हॉट वाटर में भी सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होगा ये हॉट वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ये हॉट वाटर में सर्वाइव कर पाया है बिकॉज ऑफ वेरिएशन कर पाया है, यानी कि इसने एडेप्टेशन कर लिया है इस एनवायरनमेंट में, यानी हॉट वाटर में रहने के लिए ये एडेप्टेशन हो गया, यानी कि ये सर्वाइव करने की चांसेस इसके बढ़ गए क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन आ गया और किसी वजह से ये आराम से इसमें रह सकता है। एंड व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब ये आप देखिए कि इस बैक्टीरिया में जो जनरेशन हो रही थी, तो चूंकि ये वाला तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा,
अब केवल हॉट वाटर वाला ही सर्वाइव कर पाएगा, तो ये बार बार फिर डिवाइड होकर ऐसे ही बैक्टीरिया बनाएगा जो हॉट वाटर में सर्वाइव कर पाएंगे, और कुछ बैक्टीरिया जो हॉट वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये नई स्पीसीज तैयार हो गई, लेकिन इसका जो पेरेंटल बैक्टीरिया था वो सेम रहा था, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की हैबिट थी। लेकिन इसने इस तरीके का जब वेरिएशन हुआ तो इससे एक नई स्पीसीज डेवलप हो गई, और नई स्पीसीज का बनना ही एवोल्यूशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसको इतना आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हमने कुछ एक वर्ड्स इस्तेमाल किए थे शुरू से, जिनको आपको हमने बताना था। तो जैसे ट्रेट है, इसको बताया व्हाट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन, जो दिखाई देता है जैसे एक्सट्रेट। फिनोटाइप इज ट्रेट। ये और ये एक ही चीज है, लेकिन ये फिनोटाइप जो है वर्ड जेनेटिक्स में यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि जो करेक्टर दिखाई देता है उसको हम कहते हैं ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज जीन पेयर, रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप, यानी कि कोई करेक्टर है उसके अपीयरेंस के लिए जिम्मेदार होता है। एलील क्या है? एलील होती है एलील होता है अल्टरनेटिव फॉर्म। एलील होती है अल्टरनेटिव फॉर्म। एलील होती है अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। और वेरिएशन में क्या होता है? चेंज्ड डीएनए, चेंज्ड करेक्टर। करेक्टर की वजह से जो डीएनए की वजह से जो करेक्टर चेंज हुआ है उसको कहते हैं वेरिएशन। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए ट्रेट exists in 10% of population of an asexual reproducing species and a trait B exists in 60% of same population, which trait is likely to have arisen earlier? अब देखिए क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमेशा याद रखें कि जो करेक्टर पहले बनेगा, अर्ली बनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसके नंबर्स हमेशा ज़्यादा होंगे इन ए पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन। तो इस करेक्टर में यहाँ पर देखें 10% पॉपुलेशन पे ट्रेट ए है और बी जो है वो 60% पॉपुलेशन पे है। तो हमारा कौन सा करेक्टर पहले डेवलप हुआ? तो पहला करेक्टर डेवलप हुआ बी, और बाद में कौन सा करेक्टर डेवलप हुआ? बाद में करेक्टर डेवलप हुआ ए। तो इस तरीके का आंसर हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल? अब देखिए ये प्रमोट ऑफ सर्वाइवल वाला जो है हमने आपको अभी बैक्टीरिया के केस में बताया, ये सर्वाइवल वेल सूटेड करता है, जैसे कि हमने अभी बताया। तो ये वेल सूटेड सर्वाइवल किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन द डीएनए, चेंज इन द करेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो ये आपका एडेप्टेशन है और ये आपका एवोल्यूशन है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब डीएनए का क्या फॉर्म है, जैसे ये समझ लीजिए, डीएनए जो होता है, ये डीएनए सपोज करिए, और इस डीएनए से करेक्टर कैसे गवर्न होता है वो समझ लीजिए बस। डीएनए से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं आरएनए। जैसे ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे ये करेक्टर जो डीएनए से बनता है, डीएनए से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं आरएनए। ये आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इस पर मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपको ये आरएनए समझ में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, रहने दीजिए इसको। डीएनए से बनती है, आरएनए से बनती है प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन। प्रोटीन काम करती है एक एंजाइम की तरह। किसकी तरह? एंजाइम की तरह।
एंजाइम वो प्रोटीन्स होते हैं जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए नंबर का कोई चीज़ है और ये बी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एंजाइम। अगर ये एंजाइम नहीं होगा, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये ए जो है आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ना ही करेक्टर, ना ही ये चीज़ डेवलप होगी जो कि एक करेक्टर है। अब इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्लांट में हाइट है, प्लांट में हाइट, ये हाइट किसी डीएनए से गवर्न होती है। सपोज करिए ये डीएनए है हाइट का, इस डीएनए से बन रहा है आरएनए और इस आरएनए से बन रहा है प्रोटीन। ये प्रोटीन बना रहा है एक एंजाइम और ये एंजाइम किसी किसी सबस्ट्रेट ए को बदल रहा है ऑक्सीजन में। किस में बदल रहा है? ऑक्सीजन में। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का काम होता है लेंथ को बढ़ाना, ठीक है। तो इसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो लंबे हो जाएंगे। प्लांट्स कैसे हो जाएंगे? टॉल, ठीक है। अब फिर से बात को समझते हैं। हाइट का ही डीएनए है लेकिन इसमें कुछ चेंज हो गया है। सपोज करिए इसमें कोई चेंज हो गया यहाँ इस जगह पे, तो इसकी वजह से जो आरएनए बनेगा उसमें भी चेंज हो जाएगा और जो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बनेगी वो डिफेक्टिव बनेगी, यानी लेस एफिशिएंट बनेगी, यानी कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा। एंजाइम बनेगा और लेस एफिशिएंट एंजाइम जब बनेगा या एंजाइम बनेगा ही नहीं तो इस ए से आगे ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहां नहीं बनेगा, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट कैसी रह जाएगी? शॉर्ट। कैसे रह जाएंगी ये प्लांट रह जाएंगी ड्वार्फ। तो देखिए एक करेक्टर था हाइट और इसके दो वेरिएंट तैयार हो गए। एक डीएनए ऐसा है और एक डीएनए ऐसा है जिसमें चेंजेस हैं। क्या है? डीएनए चेंज हो गया एट द टाइम ऑफ कॉपिंग। इसकी वजह से प्रोटीन चेंज हो गई। प्रोटीन चेंज हो गई तो क्या चीज चेंज हो गई? करेक्टर चेंज हो गया। करेक्टर चेंज हो गया तो इसी चीज को कहेंगे हम वेरिएशन। उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि ये क्वेश्चन एज सच पूछा गया है। अब इस प्लांट की हाइट है कम और इस प्लांट की हाइट है ज्यादा, तो ये हो गई टाल और ये हो गया डॉर्फ, जो कि एक वेरिएशन है प्लांट्स में। चाहे आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल मटर के पौधे में, और चाहे जो इसी तरीके से उस एग्जाम्पल को आपको सेट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि विद एन एग्जाम्पल। अभी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू करवाएंगे इसमें। विद एन एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द वेरिएशन। तो आपको वेरिएशन को इस तरीके से समझाना है। In a normal DNA, normal protein form, normal protein act normal enzyme, and this normal enzyme produce oxygen, and due to oxygen plant become tall. ये चार लाइन में इसी तरीके से लिख देना। If DNA has changed, so the protein or the enzyme become changed. This is less efficient, and this less efficient enzyme does not produce oxygen. Because of that, plants remain dwarf. So this is a new character. This will called as variation. अब कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस होगा? जैसे कि हमने अभी बताया था आपको एग्जाम्पल में कि मदर से एक आया, जैसे ये मदर से आया, फादर से आया, एक मदर से आया, तो इसके पास जीन पेयर के दो वर्जन तैयार हो गए। एक वर्जन है फादर का ये ब्लू वाला, एक वर्जन है ये रेड वाला मदर का। तो अब इसमें कौन सा वर्जन वर्क करेगा? यहाँ पर ये कौन सा वर्जन वर्क करेगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे, एक ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए
मटर पर। इस मटर का नाम है पायसम सैटाइवम और साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल was the scientist who first of all observed the character and their inheritance. So, character and the process of inheritance studied by Gregor John Mendel, and they experimentally proved the genetics in their mathematical formula. So, he always called as a father of genetics. इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जैसा कि भी हमने बताया आपको, कि इन्होंने बताया कि व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द टू प्लांट्स अपोजिट इन कंट्रास्टिंग करेक्टर। अब देखो कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट करेक्टर होता है, सपोज करिए ये कोई शर्ट है, ये शर्ट है, ठीक है, और ये पैंट है इसका, ठीक है ना, तो ये एक हो गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो सपोज करिए ये शर्ट है और इसका ये पैंट है, चाहे तो इस तरीके से समझ लीजिए। कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज में डिफरेंस कर पाए दूर से, जैसे कि कंट्रास्ट एक करेक्टर है हाइट। अब इसके दो वेरिएंट मौजूद हैं, एक है टॉल और एक है डॉर्फ। ऐसे ही उन्होंने ले लिया पायसम सैटाइवम यानी मटर के पौधे का सीड, सीड लिया और सीड में उन्होंने देख लिया सीड शेप। सीड शेप में उन्होंने देख लिया एक है राउंड और एक है रिंकल्ड। ऐसे ही उन्होंने सीड कलर देख लिया, सीड कलर देख लिया येलो है या ग्रीन है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि टाल एंड डॉर्फ दो प्लांट्स हैं, तो वन कंट्रास्टिंग करेक्टर। इस तरीके के जो क्रॉस हैं उनको कहा गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दोनों मतलब समझ लीजिए, मोनो मीन्स होता है सिंगल, हाइब्रिड मीन्स होता है करेक्टर, और क्रॉस मीन्स होता है एक दूसरे को मिक्स कराना। जैसे कि ये फ्लावर था एक, सपोज करिए फ्लावर, एक फ्लावर ये है, सपोज करिए ये फ्लावर है टॉल का, ये फ्लावर है डॉर्फ का। तो उन्होंने टॉल के स्टेमेन को लिया और डॉर्फ के पिस्टल पेस के स्टेमेन को छिड़क दिया, तो इससे इनके बीच में जर्मिनेशन हो गया और जो सीड बना उसको बो दिया क्यारी में। तो उसके बाद उसको देखा ये कैसा करेक्टर है, तो उन्होंने देखा व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द टू प्लांट्स अपोजिट इन कंट्रास्टिंग वन करेक्टर, ओनली वन करेक्टर अपेयर इन फर्स्ट जनरेशन। ये है फर्स्ट जनरेशन जिसको बोला F1 जनरेशन। तो टाल, टाल में ये हो गया कैपिटल टी और यहाँ पर उन्होंने फैक्टर ले लिया स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरीके से सिंबलाइज कर लिया कि दो फैक्टर या दो जीन मौजूद हैं, दो वर्जन है और ये प्योर है। ये प्योर का मतलब होता है जिसमें दोनों जीन एक जैसे होते हैं, प्योर या होमोजाइगस एक ही बात होती है, प्योर या होमोजाइगस। ऐसे ये भी प्योर है लेकिन ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव। डोमिनेंट की क्या मतलब है इसका, जब गैमीट बनेंगे तो इनके अलग अलग ये करना है आपको। इनका जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैपिटल टी और यहाँ पर इसको लिख देंगे स्मॉल टी एक, फिर ऐसे ही इसके, तो यानी हर एक में प्लांट में इस तरीके से तैयार होगा। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल कर दें, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ऐसे ही इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस तरीके से ये क्रॉस बन जाएगा। सारे के सारे प्लांट टाल आए। अब ये सारे प्लांट टाल आए तो उन्होंने एक लॉ निकाला जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस।
क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? उनका ये कहना था इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट्स अपोजिट इन टू होमोजाइगस प्लांट या प्योर प्लांट, टू प्योर प्लांट्स अपोजिट इन वन contrasting character, only one character appear in first generation and जो करेक्टर appear हुआ है that will called as dominant character and the character जो appear नहीं हुआ वो कहलाएगा रिसेसिव करेक्टर। इसी करेक्टर को, इसी लाइन को उन्होंने और आगे बढ़ाया फिर, और उन्होंने कैसे बताया, देखिए उन्होंने बताया कि टाल और डॉर्फ के बीच क्रॉस कराया हमने, जिसमें कैपिटल टी जीन, स्मॉल टी जीन थे। ये प्योर हो गया, ये प्योर हो गया। इनका जब ये अलग अलग होंगे गैमेट फॉर्म में तो इस तरीके से हो जाएगा। जब इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कहलाएगा F1 जनरेशन और इन सबको कहेंगे टाल प्लांट। ये सब के सब प्लांट टाल होंगे। अब इनका अगर हम आपस में सेल्फ करवा देंगे, इनका आपस में सेल्फ करवा देंगे तो यहां पर अगली जनरेशन में इस तरीके से करेक्टर आएंगे। इसमें आप देखेंगे 3 प्लांट ऐसे होंगे जो टॉल होंगे और एक प्लांट ऐसा होगा जो डॉर्फ होगा। तो रेशियो आएगा 3:1। ये रेशियो है 3:1। ये है आपका फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि आप ध्यान से देखें तो आपके इस करेक्टर में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर करेक्टर जो है आपस में मिक्स नहीं हुए, ब्लेंड नहीं हुए। करेक्टर डज नॉट ब्लेंड। क्यों नहीं ब्लेंड हुए? इसलिए ब्लेंड नहीं हुए क्योंकि करेक्टर्स आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, बल्कि अब ये यहाँ पर जो करेक्टर अपीयर नहीं हुआ था डार्कनेस का, वो एक जनरेशन को स्किप करके यहाँ पर अपीयर हुआ है। इससे ये क्लियर पता चलता है कि करेक्टर अगर मिक्स होते तो सपोज करिए 4 मीटर का प्लांट है, ये 2 मीटर का प्लांट है, तो पहली जनरेशन में 4 और 2 6 यानी 3 मीटर का प्लांट आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सारे के सारे प्लांट कैसे आए? 4 मीटर के। और फिर जब दूसरी जनरेशन हुई तो उसमें 3 प्लांट ऐसे आए जो 4 मीटर के थे और एक प्लांट ऐसा आया जो 2 मीटर का था। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें करेक्टर आपस में मिक्स नहीं हुए। तो ये कहलाएगा फिनोटिपिक रेशियो। और इसका जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो ये आएगा आपका 1/4, ये हो गए आपके 2/4 एक जैसे, और ये हो गया 1/4, यानी रेशियो आया 1:2:1। ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो है। और इसके आधार पर उन्होंने एक नियम निकाला जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका मतलब होता है कि सेग्रीगेशन यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेशन। सेग्रीगेशन माने सेपरेशन। तो सारी लाइनें वही लिखी जाएंगी जो पहले लिखी हुई है। व्हेन ए करेक्टर, इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन द 2 प्लांट्स अपोजिट इन वन कंट्रास्टिंग करेक्टर, ओनली वन करेक्टर अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन। और उसके बाद लिखा जाएगा इफ प्रोजनी ऑफ F1 जनरेशन सेल्फ, मैंने उनका सेल्फ अगर वो कराया जाता पॉलिनेशन इन F2 जनरेशन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर appear in a रेशियो ऑफ, फिक्स रेशियो होता है ये, 3:1।
दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप इस चीज़ को समझिए, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी तरीके से एक लॉ ऑफ उन्होंने फिर दिखाया है जो उससे थोड़ा सा और ऊपर है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। देखिए अशॉर्टमेंट मीन्स माने भी सेपरेशन होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, इन्होंने चेंज ये किया है, इसमें करेक्टर जो हमने बार बार बोला डज नॉट ब्लेंड, तो उन्होंने अब की बार क्या किया, इन्होंने एक करेक्टर की जगह दो करेक्टर ले लिए। एक करेक्टर की जगह दो करेक्टर ले लिए, और ये दोनों करेक्टर जो थे उनको ले लिया। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया एक येलो और राउंड को क्रॉस करवा दिया ग्रीन और रिंकल्ड से। इनको जब क्रॉस कराया तो येलो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको कराया स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। जब इनके जीन्स अलग अलग होंगे तो ये आ जाए कैपिटल वाई कैपिटल आर, इस तरीके से बनेगा। और इनका जब आपस में सॉल्व कराएंगे तो आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से बनेगा। और अगर हम इनको गैमेटिक फॉर्म में लिखेंगे अगली जनरेशन में, मान लीजिए ये F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन के बाद अगर हम F2 जनरेशन निकालेंगे तो इनके चार तरीके गैमेट्स बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम ईयर यहाँ इसके बनेंगे ये चार, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये एक नेट स्क्वायर मेथड है बनाने का, आपके कोर्स में नहीं है तो जितना है उतना हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें एक तरफ हो गए मेल प्लांट, एक तरफ हो गए फीमेल प्लांट, जैसे ये इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, ऐसे ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाई के साथ वाई लिखा जाएगा, आर के साथ आर लिखा जाएगा, इस तरीके से हम करते जाएंगे। और जब हम पूरा बना लेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो करेक्टर हैं वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नए कॉम्बिनेशंस को बना लिया है। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये कैसा है, ये येलो है और राउंड है। ये कैसा है, क्योंकि यहाँ दो कॉम्बिनेशन आए, एक आया है येलो राउंड, एक हमने लिया था जो पीड़िए, और एक था ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है ना। तो जिसमें एक कम से कम कैपिटल वाई होगा, दूसरा चाहे कुछ भी बना रहा है, और एक कैपिटल आर होगा कम से कम, वो सारे के सारे येलो राउंड होंगे। तो येलो राउंड हो गया, ये 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 कैसा हो गया, ये येलो रिंकल्ड है, ये कैसा हो गया, येलो रिंकल्ड, इस तरीके से हो गया। ये कैसा है, येलो राउंड है, ये कैसा है, ये भी येलो रिंकल्ड है, ये कैसा है, ये येलो राउंड है, ये कैसा है, ये भी येलो राउंड है। अब ये कैसा है, ये ग्रीन राउंड है, कैसा है, ये ग्रीन राउंड। और ये स्मॉल वाई वाला, तो ये भी ग्रीन राउंड। ये कैसा है, ये येलो राउंड है, ये कैसा है, ये येलो रिंकल्ड है, ये कैसा है, ये ग्रीन राउंड है,
और ये आपका लास्ट में ग्रीन रिंकल्ड है। तो अगर हम इसको देखेंगे, येलो राउंड, 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 येलो राउंड एंड येलो राउंड, कितने हो गए? 9। ये आ गए 9 प्लांट। अब देखिए ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं? ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं? ग्रीन रिंकल्ड केवल एक है, ये वाला ग्रीन रिंकल्ड जो है वो एक है, और वो ये है। ये है ग्रीन रिंकल्ड। और बाकी प्लांट देखेंगे आप तो ये येलो रिंकल्ड है, ये येलो रिंकल्ड है, और एक ये येलो रिंकल्ड है। यानी कि हमारे पास एक और नई चीज तैयार हुई। येलो करेक्टर एक आया इसका इधर से, और रिंकल्ड आया इसका इधर से, ये हो गया येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड कितने आए? 3। ऐसे ही एक नया कॉम्बिनेशन और बनेगा ग्रीन और राउंड का, ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड देख लीजिए, ये ग्रीन राउंड है, ये ग्रीन राउंड है, और ये ग्रीन राउंड है। ये सब के सब ग्रीन राउंड है, ये भी ग्रीन राउंड है, ये ग्रीन राउंड है, ये ग्रीन राउंड है। तो इस तरीके से ये प्लांट कितने आए? ये प्लांट आए आपके 3। ग्रीन रिंकल्ड प्लांट कितना है? केवल एक। तो ये रेशियो आया 9, 3, 3, 1। तो इस रेशियो को, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होता। तो ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो है जिस मेंडेलियन इनहेरिटेंस में समझाया गया है। तो आपका क्वेश्चन जो एक पूछा जाता है कि कोई प्लांट टाल है या डॉर्फ है तो क्यों है, वो हमने आपको समझा दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा दिया, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये है कि जो क्रॉस हमने एक करेक्टर को लेकर करवाया था, अब यहाँ पर क्रॉस करवाएगा। व्हेन ए क्रॉस मेड बिटवीन टू कंट्रास्टिंग करेक्टर बियरिंग प्लांट, यानी एक करेक्टर की जगह दो करेक्टर लिए, दो कंट्रास्टिंग करेक्टर बियरिंग प्लांट। और कौन से प्लांट? होमोजाइगस करेक्टर बियरिंग प्लांट। डोमिनेंट करेक्टर appear in first generation and character make new combination to form a ratio of 9, 3, 3, 1 combination to appear in a ratio of 9, 3, 3, 1। ये रेशियो आएगा। तो इसमें ऐसा हुआ कि दो करेक्टर जो थे वो एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दो नए करेक्टर बना लिए। वही चीज़ जो हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था इसका। जैसे ये कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मान लीजिए दोनों का। ये एक दूसरे से जब इंटरचेंज हो गए तो किसी के पास ब्लू शर्ट और रेड पैंट चला गया, और किसी के पास रेड शर्ट और ब्लू पैंट चला गया। तो इस तरीके से दो नए कॉम्बिनेशन तैयार हो गए। दो तो ये पेरेंटल थे ही थे, इसके बाद ये दो नए कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते। सपोज करें आपके पास दो ट्रेस हैं, तो इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन तैयार हुए बिकॉज ऑफ दैट। तो ये था आपका पूरा मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अगले वीडियो में हम आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ाएंगे। यहाँ से आपको इतना सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो PYQs हैं उनको हमने अलग से सॉल्व किया है अपने वीडियोज में, और आप ज़रूर देख लें। देखते रहिए A to Z, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में हम अपने लिंक में ये नोट्स डाल देंगे जिससे आपको समझने में आसानी मिले। आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप कमेंट में भेज सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग।